15 अगस्त 1947। लंबे संघर्ष के बाद देश विदेशी बंधनों से स्वतंत्र हुआ। न सिर्फ लाल किले की प्राचीर पर, अपितु सुदूर वनों में भी तिरंगे को लोगों ने अपने हृदय में स्थान दिया। समूचे राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनजाति समाज ने जो बलिदान दिया था, वो अंततः रंग लाया। स्वतंत्र राष्ट्र को संविधान सौंपने से पहले संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्र भारत में समाज के सभी अंग अपना सर्वांगीण विकास करते हुए देश के विकास में सहयोगी हो सके। हमारे देश के जनजाति समाज का एक गौरवशाली अतीत एवं समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। 700 से अधिक जनजाति समुदाय और लगभग 11 करोड़ जनजाति समाज का प्राचीन काल से राष्ट्र की आध्यात्मिकता, ज्ञान परंपरा एवं रक्षा में प्रमुख भूमिका रही है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने जनजाति समाज की इन विशेषताओं को समझा और उसके अनुसार जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए। संविधान निर्माताओं ने जनजाति समाज के लिए जो स्वप्न देखा था, उसका सही संदर्भों में साकार होना अभी बाकी था। भारत की जनजाति समाज को संविधान में जो विशेष अधिकार दी गई, इतने वर्षों के में भी उसका परिणाम जिस आधार में आने का था वो नहीं आया। जैसे नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान होते हुए भी पदों का रिक्त रहना, उच्च संस्थान में समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहना, जंगल का अधिकार होते हुए भी समाज को उसको अधिकार नहीं मिलना, और ये सारे स्कीम जो समाज के लिए बनाया गया है, उसी आधार में समाज को उसका लाभ नहीं मिलना, इसका कारण रहा जनजाति समाज को बारे में नीतियां बनाने वालों और इसको कार्यान्वयन करने वालों का ये जनजाति समाज का मूल स्वभाव का बारे में अनभिज्ञ रहना। इसलिए इसी दृष्टि से जनजाति समाज का स्वभाव और व्यवस्था का अनुकूल सेपरेट या अलग विचार करने का आवश्यक पड़ा। जनजाति अधिकारों एवं विकास की जो यात्रा 1950 से प्रारंभ हुई, उसने 2003 में एक निर्णायक मोड़ ले लिया। सरकार ने 2003 में संविधान में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन का प्रावधान था, दोनों के लिए अलग अलग कमीशन की व्यवस्था की और आर्टिकल 338A का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया, जिसके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया। और इस आयोग के जो चेयरमैन हैं, उनको रैंक कैबिनेट मिनिस्टर का दिया गया, जो वाइस चेयरमैन हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक दिया गया, और जो उसके सदस्य हैं उनको भारत सरकार के सचिव का रैंक दिया गया। इतने हाई लेवल का कमीशन बनाने का जो ध्येय था वो यही था कि संविधान में जिस तरह का प्रोटेक्शन हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रोविजन बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर एक बॉडी को पावर नहीं दी जाएगी, अगर उसको एक हायर स्टेटस नहीं दिया जाएगा, तो जिस तरह का एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए जो उनको पावर भी दी गई, उनको सिविल कोर्ट की पावर दी गई कि जब वो किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कमीशन या इंक्वायर कर रहा है, तो जो एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चाहे वो समनिंग की हो
चाहे वो डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने की हो, चाहे वो रिकॉर्ड सम्मन करने की पावर हो, या किसी अधिकारी को बुलाने की पावर हो विटनेस लेने के लिए, वो पावर वही होनी चाहिए जो सिविल कोर्ट के पास है। इसके अलावा कमीशन को ये भी अधिकार दिया गया कि वो कमीशन जो है समय समय पर अपनी रिपोर्ट बना करके कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या राज्य सरकारें, क्या केंद्र सरकार, क्या पीएसयूज और दूसरे लोग जो इसके लिए कार्यरत हैं, क्या वो अपना इस तरीके से कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन हो रहा है। और उसके लिए जो है हर वर्ष कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं कि कौन कौन से रिकमेंडेशन कमीशन की एक्सेप्ट हुई हैं और कौन कौन से रिकमेंडेशन सरकार ने एक्सेप्ट नहीं। संविधान निर्माताओं के स्वप्न को तेजी से पूरा करने के लिए एक सशक्त आयोग के गठन ने शासन की मंशा को तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन इस दिशा में कुछ और कदम चलना बाकी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक बहुत ही सशक्त और शक्तिशाली कमीशन है, पर देश का दुर्भाग्य ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को इसकी शक्तियों के बारे में शायद पता ही नहीं है या फिर हमने कभी भी इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी। अगर आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करेंगे तो इसकी एक खास बात यह है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जनजातियों के अधिकारों का हर तरीके से संरक्षण करना, चाहे वो उनके कल्चरल राइट्स हों, चाहे वो ज़मीन से जुड़े हुए उनके राइट्स हों, या फिर संविधान या दूसरे स्टैट्यूट में उनको जिस तरीके के भी राइट दिए गए हैं उसको कैसे जनजातियों तक पहुंचाया जाए और उनके सोशल और इकोनॉमिक एलिवेशन के लिए किस तरीके के सजेशंस दिए जाएं, ये सारे के सारे काम इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। ये कमीशन अपना काम अच्छे तरीके से कर सके, इसके लिए इसके एक्ट में ही इसको असीमित पावर दी गई है। लेकिन चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जुडिशरी से जुड़े लोग हों, चाहे एकेडमिया से जुड़े हुए लोग हों, चाहे लॉ मेकर्स हों या चाहे जन सामान्य हों, क्या आज हम ये कह सकते हैं कि उनको इस कमीशन की शक्तियों के बारे में सही अंदाजा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति समाज के बारे में संविधान निर्माताओं की दृष्टि को भली भांति समझता है। आयोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न आयामों पर तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। जनजाति समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके लिए बनी विकास की योजनाओं के निरीक्षण के संविधान प्रदत्त दायित्व के प्रति आयोग कटिबद्ध है। आज भारत का जनजाति समाज बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि उसकी अस्मिता, अस्तित्व और विकास के लिए जो प्रावधान भारत के संविधान में है वे दुनिया के किसी देश में नहीं है। हम आह्वान करते हैं देश के नीति नियंताओं से, नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं से एवं स्वयं जनजाति समाज से कि वे आगे आकर और एकजुट होकर जनजाति समाज की अस्मिता, अस्तित्व और विकास के लिए कार्य करें, ताकि जनजाति समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वयं विकास की ओर अग्रसर हो और देश के विकास में भी अपना योगदान दे सके। आइए जनजाति समाज को लेकर संविधान निर्माताओं द्वारा देखे गए स्वप्न को शीघ्रता से साकार करें। जनजातियों की अस्मिता, अस्तित्व और विकास की इस यात्रा को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।